मिनाहिल ऑफिस में अकेली परेशान सी बैठी थी जब हारिस वहाँ दाखिल हुआ। क्या हुआ? हारिस ने पूछा था। कुछ नहीं, वो बस इतना ही बोली थी। मिनाहिल, तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? इधर देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? हारिस बोला था। कुछ नहीं हुआ हारिस, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, मिनाहिल बोली थी। अब बताना नहीं चाहती तो वो अलग बात है। इसी दौरान हाशिर और असफंदयार कोई बात करते हुए ऑफिस में दाखिल होने लगे थे कि इनकी बात सुनकर रुक गए। हारिस, फजूल में बात बढ़ जाएगी और मैं अपनी वजह से कोई तमाशा नहीं चाहती, मिनाहिल बोली थी। सब ठीक है? बताओ मुझे क्या हुआ है? असफंदयार ठीक कहते हैं, ये अहमद एक नंबर का लानती है। मिनाहिल के अल्फाज सुनकर असफंदयार और कुछ सुने बगैर गुस्से से अहमद के ऑफिस की तरफ जाने ही लगा था कि हाशिर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। क्या कहा है उसने? हारिस ने पूछा था। फजूल में हद से ज़्यादा फ्री हो रहा है और आज धमकी देकर गया है इतवार को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए। मैंने अच्छी खासी सुनाई भी है मगर बाज ही नहीं आ रहा। रात को लेट लेट नाइट वीडियो कॉल्स करता है, तंग आकर मुझे मोबाइल बंद करके सोना पड़ता है। मिनाहिल बोली थी। बाहर खड़े असफंदयार का खून खोल रहा था। "उम, छोड़ मेरा हाथ, मैं इसको जान से मार दूंगा। असफंदयार हाशिर से अपना बाजू छुड़वाता हुआ बोला था। मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी, मैं बता चुकी हूँ उसे, मिनाहिल ने कहा था। आप उससे मिलने ज़रूर जाएंगी। असफंदयार ऑफिस में दाखिल हुआ था और बोला था। इसके साथ ही हाशिर भी दाखिल हुआ था। आप लोग शर्म नहीं आती किसी की बातें छुप कर सुनते हुए? वो खड़ी हुई थी और बोली थी। नहीं, शर्म तो अब उस अहमद को आएगी। असफंदयार बोला था। देखा, इसी वजह से मैं नहीं बता रही थी, अब पूरे ऑफिस में बात फैल जाएगी, वो परेशानी से बोली थी। मिनाहिल, एक बात याद रखिएगा, जब तक असफंदयार खान जिंदा है आपकी इज्जत पर आंच तो क्या, मैं आंख भी उठने नहीं दूंगा, असफंदयार बोला था। मिनाहिल के अल्फाज उसके मुंह में रह गए थे, वो बस उसका चेहरा देख रही थी। आप जाएंगे उससे मिलने, पर अकेली नहीं, हम आपके साथ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहते तब भी मुझे बता दें, वो आज के बाद कभी आपको नज़र नहीं आएगा। मगर वो ऐसे आपको डरपोक समझ लेगा, जबकि आपका डर मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानता है भला? असफंदयार ने कहा था। मिनाहिल वापस कुर्सी पर बैठी थी। आपकी आखिरी बात का जवाब इतवार की मुलाकात के बाद दूंगा। मिनाहिल उसके बराबर खड़ी हुई थी, एक उंगली से अपना चश्मा ऊपर किया था और बोली थी, और ऑफिस से निकल गई थी। दरवाज़ा खोल दे यार, कवल मैं काम कर रही हूँ, किचन में मौजूद मिनाहिल ने आवाज़ लगाकर कहा था। मेरी ज़िंदगी तो दरवाज़ा खोलते खोलते ही गुजर जानी है। कवल बोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और पूछे बगैर दरवाज़ा खोला था। सामने एक अनजान शख्स को देखकर उसने नासमझी से उसे सर से पांव तक देखा था। वो खुले गिरेबान की कमीज़ पहने उसके सामने खड़ा था। गले में 3 मुख्तलिफ किस्म की चेन पहन रखी थी। जी फरमाइए, कवल ने पूछा था। अकबर ने टांग मारकर दूसरा दरवाज़ा खोला था और घर में दाखिल हुआ था। कवल एकदम डर गई थी। मिनाहिल भी आवाज़ सुनकर फ़ौरन किचन से बाहर निकली थी। चंद लम्हों के लिए उसे लगा था उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसे बस इतना ही जीना था। उसने उसे ढूंढ लिया था आज, जिससे वो बचपन से छुपती आ रही थी। उसके चेहरे की मनहूस हंसी देखकर उसने अपने दुपट्टे का किनारा ज़ोर से पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। ओह हेलो, कौन हो तुम? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो मुंह उठा के चले आ रहे हो? कवल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली थी। वो पागलों की तरह हंसने लगा था। अकबर सुल्तान नाम है मेरा। मिनाहिल, तारुफ नहीं करवाया तुमने मेरा अपने दोस्तों के साथ? वो मिनाहिल को देख कर बोला था। कवल मिनाहिल की तरफ देख कर कन्फर्म करना चाह रही थी। क्या हुआ, वेलकम नहीं करोगी मेरा? पूरे 6 साल लगे हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। अकबर बाजू बांध कर बोला था। मिनाहिल कुछ नहीं बोल पा रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरा वेलकम नहीं किया तो क्या हुआ, मैं करूँगा तुम्हारा वेलकम। जो सामान है ले लो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अकबर बोला था। सामान क्यों? कवल ने नासमझी से पूछा था। ये अभी और इसी वक्त मेरे साथ वापस गाँव जा रही है। अकबर के अल्फाज सुनते ही जैसे उन दोनों के पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो नहीं जाएगी, उसकी जॉब है यहाँ, कवल बोली थी। कल निकाह के बाद ये मिसेस अकबर सुल्तान बन जाएगी। हर तरफ जैसे खामोशी छा गई थी, मौत से पहले वाली खामोशी। और मेरे ज़मीर को ये गवारा नहीं कि मेरी बीवी 2 टके की नौकरी करे। तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। मिनाहिल बस इतना बोली थी। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, अकबर बोला था। 10 मिनट भी बहुत होते हैं। मिनाहिल कुछ सोचकर मुस्कुराई थी और बोली थी। कवल ने ना समझी से उसे कमरे में जाते देखा था और अकबर को घर से बाहर।
मिनाहिल, मिनाहिल तुम पागल हो, तुम नहीं जा सकती उसके साथ, तुम क्यों जा रही हो उसके साथ? कमल उसके पीछे गई थी और बोली थी, इतनी देर में वो पलटी थी, हमें भागना है यहाँ से, अभी और इसी वक्त। मिनाहिल ने बस इतना ही कहा था। मगर कैसे और कहाँ जाएंगे? वो बाहर ही खड़ा है। कमल परेशानी से बोली थी, असफंद्यार को कॉल करो, उसके अलावा इस टाइम हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। वो जानती थी पर वो कमल कुछ बोलने ही लगी थी कि मिनाहिल ने अपने फ़ोन से उसका नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगाया था। ज़रूरी सामान बैग में डालो जल्दी, उसने कमल को कहा था। कमल ने बेड के नीचे से बैग निकाला था और चीज़ें समेटने लगी थी। कॉल उठाकर असफंदार ने सलाम किया था। कहाँ हैं आप? मिनाहिल ने सलाम का जवाब दिया था। क्लब में। सब खैरियत? असफंदार नासमझी से बोला था। मेरे घर से कितना दूर है क्लब? मिनाहिल ने पूछा था। मिनाहिल सब ठीक है? आप और कमल ठीक है? वो परेशानी से बोला था। क्लब से मेरे घर आने में कितना टाइम लगेगा आपको? उसने दोबारा पूछा था। यही कोई 20-25 मिनट शायद, असफंदार ने बताया था। 5 मिनट हैं आपके पास, मेरे घर के पीछे आए। अभी कोई सवाल मत करना, मैं जवाब नहीं दे सकती। अल्लाह हाफ़िज़, मिनाहिल ने कहा था और फ़ोन बंद करके बेड से उठी थी और पैकिंग करने लगी थी। मिनाहिल, बात तो सुने, असफंदार बोला था, मगर जब उसने देखा तो कॉल बंद हो चुकी थी। वो एकदम उठा था। 80 आ जाओ, मैच का टाइम हो गया है। असफंदार का कोच रूम में दाखिल होता हुआ बोला था। वो नीले रंग स्लीवलेस वेस्ट के साथ शॉर्ट्स पहने मैच के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसने एक नज़र उठाकर अपने कोच को देखा था, फिर उसी हुलिये में गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर की तरफ तकरीबन भागता हुआ गया था। कोच ने पीछे से बहुत आवाज़ें दी मगर वो ना रुका। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी हवाई जहाज़ की तरह उड़ा ले गया था। थोड़ा ही आगे गया था कि सामने से आती गाड़ी से बहुत बुरी टक्कर हो गई। उसका सर बहुत बुरा स्टीयरिंग में जा लगा। जल्दी जल्दी में सीट बेल्ट पहनना ही भूल गया था। उसके सर से खून निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था पूरा सर घूम रहा है। सामने गाड़ी वाला उसकी तरफ आया था। ये मेरा कार्ड है, जो नुकसान हुआ है मैं आपका पूरा कर दूंगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो कार्ड आदमी को पकड़ाता हुआ फिर से गाड़ी की तरफ भागा था और वहाँ से गाड़ी ले गया था। बेटा तुम्हारी चोट, उस आदमी ने कुछ कहना चाहा था मगर वो रुका ही नहीं था। असफंदार की कॉल पे ये दोनों उठी थी और पीछे वाली खिड़की से बाहर की तरफ कूदी थी। असफंदार ने इनको ऐसे आते देखा तो बाहर निकलने लगा था कि ख्याल आया वो ऊपर से शर्ट पहनना ही भूल गया था। वो दोनों जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठी थी। आप लोग ठीक तो है ना? वो दोनों गाड़ी से बाहर इधर उधर देख रही थी कि कहीं वो आ ना रहा हो। प्लीज़ जल्दी गाड़ी चलाएं, सवाल बाद में कर लीजिएगा, मिनाहिल ने इधर उधर देख कर कहा था। असफंदार ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। बात करनी है आपसे। गाड़ी कहीं रोकें? काफ़ी दूर जाने के बाद मिनाहिल बोली थी। असफंदार ने सर हिला दिया था और फैसल मस्जिद के सामने गाड़ी रोकी थी और गाड़ी के अंदर ही लाइट्स ऑन की थी। मिनाहिल और कमल ने उसको इस हुलिये में हैरत से देखा था। सॉरी, वो जल्दी जल्दी में निकला था तो शर्ट पहनना भूल गया। आप लोग बाहर जाएं, मैं चादर लेकर आता हूँ, असफंदार ने कहा था। वो दोनों बाहर की तरफ खड़ी थी। पूरी मस्जिद खाली थी। ये लोग अंदर नहीं गए थे, उसके सामने ही मौजूद बेंच पर बैठ गए थे। असफंदार अपनी वही काली शॉल अपने इर्द गिर्द लपेटे उनकी तरफ बढ़ा था। आपके माथे पे क्या हुआ है? कंवल ने उसके माथे पे जमे खून को देखकर पूछा था। मिनाहिल की झुकी नजरें भी उठी थी। उन्होंने पहले देखा ही नहीं था। कुछ नहीं, मुझे ये बताएं, आप लोग ठीक हैं? हुआ क्या है? असफंदार ने लापरवाही से कहा था और फिर परेशानी से पूछा था। असल में वो, कंवल बोलने ही लगी थी कि मिनाहिल बोल पड़ी। मालिक मकान ने घर खाली करवा लिया है। आप कह रहे थे आपके घर में कोई कमरा किराए पे देना है आपने, बस इसलिए इतनी रात को आपको तंग किया, मिनाहिल ने कहा था। कंवल ने नासमझी से उसे देखा था। वो क्यों झूठ बोल रही थी वो नहीं जानती थी, पर वो खामोश हो गई थी। तो घर से चोरी क्यों निकली हैं आप दोनों? वो जानता था कि बात वो नहीं जो वो उसे बता रही है। असल में मुझसे वो शीशे की खिड़की टूट गई जिसकी वजह से निकलना पड़ा ऐसे। अगर मालिक मकान को पता चल जाता तो वो बहुत सुनाता, मिनाहिल ने कहा था। मिनाहिल, एक बात कहूँ? असफंदार ने कहा था। मिनाहिल ने सर हाँ में हिलाया था। आप जब झूठ बोलती हैं तो आपकी आंखें बेतरतीब हो जाती हैं, और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आप गलती करके यूँ भागने वालों में से तो नहीं हैं। असफंदार की ये बात सुनकर उसके चेहरे की, वो शख्स कैसे उसके चेहरे उसकी आंखें पढ़ लेता था। मैं झूठ नहीं बोल रही, उसने एकदम कहा। घर चलें?
वो जानता था वो अभी उसे कुछ नहीं बताएगी और ना कवल को बताने देगी, तो पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो खामोशी से उठा और पूछा था। उसने एक नज़र उठाकर उसे देखा था, फिर वो दोनों उठ गई थी। आपके चोट लगी है, गाड़ी मैं चला लेती हूँ, मिनाहिल ने उसे कहा था। उसका कहका बुलंद हुआ था। वो बहुत देर तक हंसता रहा। वो दोनों हैरत से उसे देख रही थी। दिमाग पे चोट तो नहीं लग गई ज़्यादा? मिनाहिल ने कवल को देखा था, फिर उसको देख कर बोली थी, नहीं नहीं, कुछ बहुत पुराना याद आ गया था, उसने कहा था। खैर चाबी दे, मिनाहिल बोली थी और हाथ उसके आगे किए थे। मैं नहीं दूंगा, कहीं मुझे किडनैप कर लिया फिर मैं क्या करूंगा? असफत्यार बोला था। मिनाहिल का फ़ोन बजा था, अकबर की कॉल थी। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। शायद चाबी मांगी थी मैंने आपसे, वो सख्ती से बोली थी। ये ले मैडम, आ जाओ कवल, कलमा पढ़ो और सवार हो जाओ, मौत के खूह में चलने वाली है गाड़ी अब। वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोल रहा था कि कवल हंसने लगी थी। आगे बैठने का किसने कहा है, पीछे बैठने जाकर, मिनाहिल ने उसे कहा था। आप कहती हैं तो मैं छत पे बैठ जाता हूँ। मोहतरमा, बस आप हंसती रहा करें और हुक्म दिया करें। असफंदियार बोला था। अहम, अहम, मैं भी मौजूद हूँ यहाँ, कवल शरारती अंदाज में बोली थी। ज़्यादा बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, मिनाहिल ने कहा था। हाँ, मैंने बदतमीजी कब की? आप बैठेंगे या मैं गाड़ी ले जाऊँ? मिनाहिल ड्राइविंग सीट पर बैठती हुई बोली थी और उसके साथ कवल बैठ गई थी। अरे अरे, बैठ रहा हूँ, धमकी क्यों दे रही हैं? वो बैठता हुआ बोला था और मिनाहिल ने गाड़ी स्टार्ट की थी। थोड़ा आगे जाकर पिम्स हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी थी। मेरा घर यहाँ तो नहीं है, वो ना समझी से अपना सर खुजाता हुआ बोला था। मिनाहिल ने एक नज़र पीछे मुड़कर उसे देखा था और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी और पिछली सीट का दरवाज़ा खोला था। बाहर निकले। मिनाहिल ने उसे कहा था, पर यहाँ हम क्या लेने आए हैं? वो ना समझी से बोली थी। शराफत से बाहर निकलेंगे या अपने तरीके से निकालूं? वो बोली थी और कमल भी हंसते हुए गाड़ी से बाहर निकली थी। अजीब गुंडागर्दी है। वो गाड़ी से बाहर निकला था। कवल, तुम चलोगी साथ? मिनाहिल ने पूछा था। नहीं, मैं गाड़ी में हूँ, जल्दी आ जाना तुम लोग। वो वापस गाड़ी में बैठती हुई बोली थी। ओके, पीछे है मेरे। मिनाहिल ने कहा था। डॉक्टर तो कोई था नहीं इस वक्त। नर्सिंग स्टाफ ने पट्टी करने का कहा था, साथ एक इंजेक्शन लिख दिया था। पट्टी करवाने के बाद इंजेक्शन लगवाने के लिए ये लोग आए थे। मिनाहिल, मैं ठीक हूँ, सच में मुझे नहीं ज़रूरत इंजेक्शन की, असफंदियार ने कहा था। मुंह बंद। एक लफ्ज़ और निकला ना तो मुंह उतार के दूसरी तरफ लगा दूंगी, मिनाहिल ने वार्निंग दी थी। डांट क्यों रही है? वो उसे देख कर बोला था। मिनाहिल ने स्टाफ से कहा था। स्टाफ ने उसको बाजू पे इंजेक्शन लगाया था। फिर वो लोग हॉस्पिटल से निकले थे। जैसे ही ये गाड़ी में बैठे, कमल ने हंसते हुए असफंदियार का चेहरा देखा था। क्या चीज़ रखी हुई है तुमने? ऐसी चीज़ों से तो डॉक्टर भी परहेज़ करने का कहते हैं। असफंदियार गंदा सा मुंह बनाकर बोला था। मिनाहिल ने सिर्फ एक नज़र मुड़कर देखा था। अच्छा, सॉरी। असफंदियार फ़ौरन बोला था और कवल हंसने लगी थी। खान हाउस के सामने गाड़ी रुकी थी। वो तीनों बाहर निकले थे। असफंदियार ने सर पे शेड वाली टोपी पहन ली थी ताकि उसकी पट्टी छुप जाए और ये लोग अंदर की तरफ पड़े थे। ये आपका घर है? कवल हैरत से बोली थी। उसे हाशिर की ढोलकी वाला दिन याद आया था। जी, ये इन्हीं मोहतरम का घर है और हादी जिस खड़ूस की बात कर रहा था वो भी यही है, मिनाहिल ने कहा था। मेरी बुराई हो गई हो तो चले, असफंदियार बोला था और ये लोग अंदर की तरफ बढ़े थे। ये लोग लॉन्च में पहुंचे तो सामने ही सोफे पर फातिमा बेगम और आयशा, असफंदियार की बहन, मौजूद थी। असफंदियार के साथ आते दो अनजान चेहरों को देखना इतना हैरान को नहीं था जितना उसके साथ दो लड़कियों को आता देखना था। वो दोनों खड़ी हुई थी। असफंदियार के साथ उन दोनों ने सलाम किया था। बेटा, ये कौन है? फातिमा बेगम ने ना समझी से पूछा था। आयशा आयशा इनको ऊपर वाला गेस्ट रूम दिखा दो, असफंदियार ने अपनी बहन को कहा था। ओके भाई, आ जाएं आप लोग, आयशा ने कहा था और उनको ऊपर की तरफ ले गई थी। फातिमा बेगम अभी भी अपने जवाब की मुंतज़िर थी। वो सोफे पर बैठा था। बैठे, असफंदियार ने उनसे कहा था और वो बैठ गई थी। ऑफिस कुलीग है ये मेरी। हॉस्टल इमरजेंसी में इनको खाली करना पड़ा, रहने का कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ ले आया। कुछ अर्सा ये लोग ऊपर वाले गेस्ट रूम में रहेंगी। आपको कोई एतराज़ है तो अभी बता दें ताकि मैं इनका कोई और इंतज़ाम कर दूँ। असफंदियार बोला था। बेटा, मुझे क्यों एतराज़ होगा? अच्छा किया तुम इनको यहाँ ले आए, फातिमा बेगम प्यार से बोली थी। बहुत शुक्रिया, असफंदियार ने कहा था और उठा था। रज़िया से कहें खाना लगा दें, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, असफंदियार बोला था और अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। वो लोग खाने की टेबल पर मौजूद थे। बेटा, क्या नाम है आपके? फातिमा बेगम ने खामोशी तोड़ी थी। असफंदियार की प्लेट पर झुकी नज़रें उठी थी। मेरा नाम कवल है। मेरा नाम मिनाहिल। उन दोनों ने अपना तारुफ कराया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारे नाम है आपके, बिल्कुल आपकी तरह, फातिमा बेगम प्यार से बोली थी। उनको तो इसी बात की बहुत खुशी थी कि सालों बाद उनका बेटा उनके साथ एक टेबल पर बैठा खाना खा रहा था।
कहाँ से हैं आप दोनों? उन्होंने पूछा था, पर हर सवाल पर वो एक नज़र फ़ातिमा बेगम को देखता और फिर उन दोनों को। मैं मुल्तान से हूँ, कंवल ने बताया था, और मैं फैसलाबाद से, मिनाहिल ने बताया था। आप दोनों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे या आयशा को बता दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, अपना घर समझिएगा इसे। फ़ातिमा बेगम बोली थी, बहुत शुक्रिया आंटी, उन्होंने कहा था। रज़िया, असफादार ने आवाज़ लगाई थी। किचन से रज़िया बाहर निकली थी। जी साहब, मेरा रूम साफ़ है? उसने पूछा था। जी साहब, आज सुबह ही बीबी जी ने करवाया है, रज़िया ने बताया था, तो वो वहाँ से उठकर चला गया था। फ़ातिमा बेगम का चेहरा खुशी से खिल उठा था और वो खाना खाने लगी थी। मामा, मुझे तो लगता है भाई वो पर्पल सूट वाली को पसंद करते हैं। क्या नाम बताया था उसने? शायद कंवल। आपको क्या लगता है? आयशा ने फ़ातिमा बेगम के कमरे में आकर बोला था। मुझे तो इस बात की ही बहुत खुशी है कि आज मेरे बेटे ने मेरे साथ खाना खाया और वो यहाँ रुका, फ़ातिमा बेगम बोली थी। बाकी माशाल्लाह दोनों बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं, पर मुझे वो मिनाहिल जो बच्ची थी ना, वो बहुत प्यारी लगी है, मासूम सी थी, खामोश तबीयत की मालिक लग रही थी। फ़ातिमा बेगम बोली थी, प्लीज़ भाई के सामने ये मत कहिएगा, वरना पता है ना आपको उनका। आयशा बोली थी, अरे नहीं कहूँगी, पता है। आयशा, मैं पहली दफ़ा हैरान तब हुई थी जब मैंने अस्सी की गाड़ी में मैक्सी लड़की देखी थी, और एक आज जब वो दो लड़कियों के साथ इस घर में दाखिल हुआ है। फ़ातिमा बेगम बोली थी, मैक्सी वाला क्या सीन है? वो बोली थी। फ़ातिमा बेगम ने उनको सारी बात बताई थी। ओह! वो तो फिर पक्का इन दोनों में से किसी की होगी, क्योंकि वो लड़कियां बता रही थी फीमेल स्टाफ बस ये दोनों ही हैं ऑफिस में। आयशा बोली थी, हो सकता है, बाकी तुम एहसन से पूछो ना वलीमे के जोड़े का। फातिमा बेगम बोली थी, जी मम्मा, पूछ लिया है, वो 2-3 दिनों में आकर मुझे शॉपिंग करवाने ले जाएंगे साथ, और वलीमे का जोड़ा भी फिर हम देख लेंगे। वो उनकी गोद में सर रख कर बोली थी, माशाल्लाह, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह मेरी बेटी को दुनिया जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। फातिमा बेगम उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली थी,